नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पर तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और प्रथम प्रश्न पत्र में अभी तक हमने आंग्ल मैसूर 2 युद्ध पढ़े। अब हम आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत आकर अनुभव किया कि मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष अवश्यंभावी है। यद्यपि कॉर्नवालिस 1784 में डायरेक्टरों द्वारा घोषित हस्तक्षेप न करने की नीति का समर्थक था, परंतु उसे विश्वास था कि टीपू की शक्ति को दबाना अंग्रेज कंपनी के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अतः टीपू के विरुद्ध अंग्रेज विदेशी शक्ति से सहायता लेने का प्रयत्न कर रहे थे। उसने 1767 में एक राष्ट्रदूत मंडल फ्रांस भेजा और उसी वर्ष उसने एक अन्य राष्ट्रदूत मंडल टर्की के सुल्तान के यहाँ भेजा। दोनों स्थानों पर राष्ट्रदूतों का अच्छा स्वागत हुआ, परंतु आश्वासन के अतिरिक्त कोई सहायता नहीं मिली। मैसूर पर आक्रमण करने से पहले कॉर्नवालिस ने इस बात की व्यवस्था की कि निज़ाम मराठे किसी भी तरह टीपू का साथ नहीं दे। अतः कॉर्नवालिस ने 1 जून 1790 में मराठों के साथ और 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ संधियां की और उसमें ये निश्चित किया गया कि दोनों शक्तियां किसी भी परिस्थिति में टीपू का साथ नहीं देगी। अब हम देखते हैं कि युद्ध का आरंभ। अब कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टीपू और अंग्रेजों का यह युद्ध 2 वर्ष तक चला। पहला सैनिक अभियान मद्रास के गवर्नर मेडोज के नेतृत्व में मैसूर पर अधिकार करने के लिए भेजा, जिसमें अंग्रेजी सेना को टीपू ने मार भगाया। लेकिन कॉर्नवालिस ने साहस नहीं छोड़ा और मेडीज की हार के बाद दिसंबर 1790 में स्वयं कॉर्नवालिस ने सेनापति का पद संभाला और टीपू पर आक्रमण किया। फरवरी 1792 में वह श्रीरंगपट्टनम की दीवार तक पहुंच गया। हताश होकर टीपू को संधि की बातचीत करनी पड़ी। परिणामतः 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू का आधा राज्य छीन लिया गया। अंग्रेजों का कुर्ग के राजा पर अधिकार हो गया। टीपू को 30 लाख पाउंड से अधिक युद्ध का हर्जाना देना पड़ा और सुरक्षा के लिए उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के पास रहे। इस संधि की सर्वत्र आलोचना की गई। तृतीय मैसूर युद्ध ने टीपू की शक्ति को दुर्बल बना दिया और मैसूर राज्य को समाप्त करना केवल कुछ समय की बात रह गई। ये कार्य कॉर्नवालिस ने भारत आते ही पूरा कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ने दक्षिण में टीपू की शक्ति को नष्ट करके यहाँ अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। यह कहा जा सकता है कि जॉन हैरिस और आर्थर वेरेजली के नेतृत्व में एक सेना 20 फरवरी 1799 को पूर्व में वेल्लोर से चलकर मार्च 99 में मैसूर पर आक्रमण किया। इस युद्ध से 33 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ मैसूर राज्य का मुस्लिम राज्य समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने कुछ भूमि कुछ शर्तों पर पेशवा को देनी चाहिए, परंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। मैसूर का अवशिष्ट राज्य पूर्ववर्ती हिंदू राजा के अल्पायु पुत्र को दे दिया। उसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी राज्य का साथ देने का निश्चय किया। टीपू के परिजन वेल्लोर के किले में भेज दिए गए, जहां वह बंदी की भांति रहे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मैसूर राज्य का अंत हुआ और वेलेजली की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उसको आयरलैंड के पियरेजो में मॉर्किस का पद दिया गया। उसके सेनानायक हैरिस को बैरन का पद प्राप्त हुआ। डीन हटन ने मैसूर विजय के बारे में लिखा है, सैनिक, आर्थिक और शांति स्थापना की दृष्टि से मैसूर की विजय क्लाइव के पश्चात अंग्रेज शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। इस प्रकार हम देखते हैं
कि टीपू का मूल्यांकन यदि करें तो आधुनिक इतिहासकार विरोधी मत व्यक्त करते हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वह कठोर, अत्याचारी, धर्मांध शासक था। उसे अपनी योग्यता पर बहुत घमंड था। लेकिन विल्सन ने उसके बारे में लिखा है कि हैदर अली के मूल्यांकन में कभी ही भूल करता था, जबकि टीपू कभी भी ठीक होता था। हैदर अली एक साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पैदा हुआ और टीपू उसे खोने के लिए पैदा हुआ। लेकिन इतिहासकारों के कथन को पूर्णतः सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो लिखते हैं टीपू शिक्षित था, उसे फारसी और कन्नड़ भाषा का ज्ञान था, उसे राजनीति में रुचि थी, विदेशी राज्यों में व्यवहार करने में वह कुशल था। उसने विभिन्न देशों में अपने राजदूत भेजकर संपर्क स्थापित किया। मराठा और निजाम सहायता न मिलने पर अंग्रेजों से शत्रुता होने में उसका स्वयं का कम और इतिहास की घटनाओं और परिस्थितियों का दोष अधिक था। साहसी और कभी भी पराजय स्वीकार न करने वाला होते हुए भी टीपू के सेनापति की दृष्टि से एक भयंकर भूल की। उसने घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना और किलेबंदी पर अधिक बल दिया। इसी कारण उसकी युद्ध नीति आक्रामक होने के स्थान पर सुरक्षात्मक बन गई और उसकी पराजय और पतन का एक मुख्य कारण रहा। इस प्रकार टीपू में जहाँ कुछ दोष थे वहाँ गुण अवश्यंभावी थे। निसंदेह वह अपने पिता की भांति सफल और योग्य सिद्ध न हो सका, परंतु तब भी वह योग्य और साहसी शासक था, इसमें संदेह नहीं है। संभवतः उसकी असफलता ही उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से ऊपर नहीं आने देती है, क्योंकि एक शासक के लिए असफलता और पराजय से बुरी कोई अन्य चीज नहीं होती है। इति नमस्कार।